बदले की भावना से उठाया गया कदम इंसान को हमेशा ही बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां से उसको आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता है और फिर उस इंसान के पास सिवाय अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़का हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि इंसान जब भी अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो किस प्रकार से उसका घर परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नजीराबाद, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है लाजपत नगर, और इसी लाजपत नगर का रहने वाला है केदारनाथ यादव। केदारनाथ की पत्नी का नाम है सीमा यादव। केदारनाथ के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटे। बेटे का नाम है राजा यादव, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। राजा की पत्नी का नाम है नीरू यादव, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। राजा का एक ही बेटा, जिसकी उम्र है लगभग 13 साल के आसपास, जो 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है। केदारनाथ जो कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर गुजर गया है, लेकिन केदारनाथ अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर चुका है। राजा जो अपने इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है, जिसकी वजह से राजा के ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे ही दर्ज नहीं है, बल्कि वो जेल की सज़ा भी काट रहा है। इधर राजा जब जेल में चला जाता है तो उसके बाद राजा के घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसीलिए राजा की पत्नी नीरू एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है, और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाती है बड़ी मुश्किल से अपने घर परिवार के साथ गुजारा करती है। इधर फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्शनपुर गांव का रहने वाला राजेश कपूर। राजेश के टोटल 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा गौरव और छोटा बेटा अमन। गौरव, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो BA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा है। गौरव के चाचा का नाम है दीपक, जो अपने इलाके में केबल ऑपरेटर का काम करता है। इसीलिए गौरव भी पढ़ाई के साथ साथ केबल ऑपरेटर का काम भी करता है। केबल कहीं भी ख़राब होता है, अक्सर गौरव ही ठीक करने के लिए जाता है। एक दिन नीरू के घर का भी जब केबल ख़राब हो जाता है तो नीरू कंप्लेन करती है। इसीलिए गौरव ही नीरू के घर पर जाता है और जाकर केबल ठीक कर देता है। लेकिन गौरव जब पहली बार नीरू के घर पर जाता है, इधर नीरू जब पहली बार गौरव को देखती है तो गौरव की पर्सनालिटी देखकर पहली ही नज़र में उसकी दीवानी हो जाती है। उसके बाद नीरू गौरव का नंबर ले लेती है और फिर फ़ोन के ज़रिए गौरव और नीरू एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। गौरव और नीरू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से अक्सर मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर इस बात की जानकारी नीरू की सास सीमा को मालूम चल जाता है। सीमा को जैसे ही मालूम चलता है, वो अपनी बहू नीरू को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नीरू को अपने पति से प्यार न मिल पाने की वजह से वो गौरव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। सीमा जब बार बार नीरू को मना करती है, उसकी बहू जब उसकी बात नहीं मानती है, तो आखिरकार एक दिन सीमा अपने बेटे राजा से जेल में जाकर मुलाकात करती है और उसको उसकी पत्नी नीरू की सारी सच्चाई उसे बता देती है। इधर राजा को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का गौरव के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। 13 दिसंबर 2023 को जब राजा जेल से बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद सबसे पहले गौरव से जाकर मुलाकात करता है। फजलगंज में ही जब गौरव से उसकी मुलाकात होती है तो राजा गौरव की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि गौरव के ऊपर एक गोली भी चला देता है, जिसकी वजह से गौरव काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल होकर वहीं पर गिर जाता है और फिर राजा मौके से फरार हो जाता है। लेकिन आनन फानन में लोग गौरव को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से गौरव की जान बच जाती है। लेकिन पुलिस जब गौरव से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है तो गौरव भी राजा का नाम बता देता है। इसीलिए पुलिस राजा को अपनी हिरासत में लेती है और फिर से उसको जेल में भेज देती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजर जाता है, गौरव जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, फिर से
पहले के जैसे ही गौरव और नीरू एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर इस बात की जानकारी फिर से सीमा को मालूम चल जाता है। सीमा फिर से जेल में जाती है और जाकर अपने बेटे राजा से कहती है कि तुम्हारी पत्नी की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि वो अभी भी गौरव से मुलाकात कर रही है। सीमा जैसे ही इस तरह की बातें राजा से कहती है, इसे सुनकर राजा इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही गौरव को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। और फिर गौरव को इस दुनिया से हटाने के लिए राजा अपने एक दोस्त मनीष को जेल में बुलाता है और मनीष से कहता है कि तुम गौरव को इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही गौरव को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, मनीष भी राजा की बात मान लेता है और फिर मनीष अब गौरव को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 6 फरवरी 2024 को रात के लगभग 9 बजे के आसपास गौरव के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे घर का केबल ख़राब हो गया है, तुम आकर उसे ठीक कर दो। जैसे ही इस तरह की बातें गौरव से कहता है, गौरव भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही फजलगंज के सेंट्रल पार्क तक पहुंचता है, वहां पर 4-5 लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं और फिर गौरव की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से गौरव की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और फिर सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, गौरव की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस जब इस हत्या के बारे में गौरव के पिता राजेश से पूछताछ करती है, तो राजेश राजा का ही नाम बताता है, हालांकि राजा जेल में था। पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार पुलिस को यह सच्चाई मालूम चल जाता है कि राजा ने ही अपने दोस्त मनीष के माध्यम से ही गौरव की हत्या करवाई है। इसीलिए पुलिस अब मनीष को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि तभी 12 फरवरी 2024 को इधर नीरू पुलिस के पास फ़ोन करती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी सास की किसी ने हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही घर में पड़ी है। नीरू जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अपनी टीम के साथ नीरू के घर पर पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में उसकी सास सीमा की डेड बॉडी सोफे पर पड़ी है। दरअसल सीमा के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था, इसीलिए उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले सीमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस हत्या के बारे में नीरू से पूछताछ करती है। तो नीरू कहती है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी सास की हत्या किसने किया है। पुलिस नीरू से पूछताछ करती है कि जब तुम्हारी सास की हत्या किया गया था तो तुम कहाँ पर थी। इस पर नीरू कहती है कि साहब, उस वक्त मैं मार्केट में गई थी और मेरा बेटा मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए गया था। लेकिन नीरू जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को नीरू की बातों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल राजा की छोटी बहन रीता, जिसकी शादी देहरादून में हुई थी, अपने पति से झगड़ा करके मायके में ही रह रही थी। रीता पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी भाभी सब कुछ झूठ बोल रही है, क्योंकि शाम के लगभग 6 बजे के आसपास जब मैं घर पर आई तो मैंने अपने घर पर नीरू के साथ गौरव के चाचा दीपक को देखा था। रीता जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस अब नीरू से दीपक के बारे में पूछताछ करती है कि दीपक तुम्हारे घर पर क्या करने आया था। पुलिस जब कई तरह के सवाल नीरू से करना शुरू करती है तो आखिरकार मजबूर होकर नीरू अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। नीरू कहती है कि हाँ साहब, मेरी सास की हत्या मैंने ही किया है। पुलिस जब नीरू से उसकी सास की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो नीरू कहती है कि साहब, गौरव की हत्या मेरी सास की वजह से हुई है। दरअसल मेरी सास ने ही गौरव के बारे में जेल में जाकर मेरे पति से बताया था, जिसकी वजह से मेरे पति ने गौरव की हत्या करवा दिया। अगर मेरी सास ने गौरव के बारे में मेरे पति से न बताती तो शायद गौरव आज इस दुनिया में जिंदा होता। पुलिस नीरू को अपने हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपनी सास की हत्या कैसे किया है। इस पर नीरू कहती है कि शाम के लगभग 5 बजे के आसपास मैंने दीपक को अपने घर पर बुलाया। जैसे ही दीपक मेरे घर पर पहुंच गया, मैंने एक सरिया लेकर अपनी सास के सर पर काफ़ी ज़ोर से वार कर दिया, जिसकी वजह से मेरी सास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
पुलिस नीरू से पूछताछ करती है कि जिस सरिया से तुमने अपनी सास की हत्या किया है वो सरिया कहाँ पर है। इस पर नीरू कहती है कि साहब वो सरिया मैंने छत पर कूलर के पास छुपा दिया है। पुलिस अपनी टीम के साथ नीरू को लेकर उसके घर पर जाती है। पुलिस नीरू को लेकर जब उसके घर पर जाती है तो जैसे ही उसके घर के अंदर प्रवेश करती है तो नीरू अपने कुत्ते को पुलिस के ऊपर छोड़ देती है। नीरू जैसे ही अपने कुत्ते को पुलिस वालों के ऊपर छोड़ती है, कुत्ता जब भौंकना शुरू करता है तो पुलिस वाले इस प्रकार से डर जाते हैं कि उसके घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद नीरू अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरअसल उस वक्त उसका 13 साल का बेटा भी घर में ही मौजूद था। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन नीरू दरवाज़ा नहीं खोलती है। आखिरकार पुलिस वाले इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारी को देते हैं। सीनियर को जैसे ही जानकारी होती है पुलिस अपने पूरे दल बल के साथ नीरू के घर पर पहुंच जाती है तो देखती है कि नीरू के घर के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है। पुलिस जब धुआं देखती है तो आनन फानन में दरवाज़ा तोड़ देती है। दरवाज़ा तोड़कर जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि एक कमरे में आग जल रही है। पुलिस जब नीरू की तलाश करना शुरू करती है लेकिन नीरू किसी कमरे में दिखाई नहीं देती है। इसीलिए पुलिस अब नीरू की तलाश करते हुए जब बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देती है तो देखती है कि उसी बाथरूम में नीरू अपने बेटे के साथ बैठी हुई है। दरअसल नीरू ने अपने साथ साथ अपने बेटे के भी हाथों की नसों को काट दिया था लेकिन दोनों अभी जिंदा थे। पुलिस दोनों को आनन फानन में उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाती है। डॉक्टर जब दोनों का इलाज करना शुरू करते हैं तो दोनों की जान बच जाती है। पुलिस जब नीरू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपने बेटे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश क्यों किया तो इस पर नीरू पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी दुनिया वैसे ही उजड़ चुकी है, गौरव भी इस दुनिया में नहीं है और मेरा पति पहले से ही जेल में है तो मैं और मेरा बेटा इस दुनिया में रहकर भी क्या करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है तो क्यों ना मैं अपने साथ साथ अपने बेटे की ज़िंदगी भी ख़त्म कर दूं। वाकई में नीरू जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है पुलिस अब नीरू के ऊपर और भी गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।